नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, बाल विकास का जो भाग फर्स्ट होता है वो रीट में पूछा जाता है और भाग फर्स्ट में लगभग बाल विकास के 30% पूछे जाते हैं। ये 30% है जो कि आपके पात्रता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। साथियों, बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बार पढ़ने के बाद आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं यहाँ के आज के वीडियो की। और आज की वीडियो में 30% आने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि लिखना किस प्रकार का अधिगम है। तो यहाँ पर जो लिखना है वो किस प्रकार का अधिगम है, तो यहाँ पे प्रेरक अधिगम है, संवेदी अधिगम है, या प्रेरक और संवेदी दोनों अधिगम है, या मौखिक अधिगम है। तो यहाँ पर साथियों लिखना एक प्रेरक और संवेदी अधिगम होता है। तो बी सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है दंड और पुरस्कार सामाजिकरण प्रक्रिया में सहायक है क्योंकि इसके भय से और प्रोत्साहन से बालक कर्म से समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता है। ये सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होने देते हैं। उन्हीं की सहायता से असामाजिक बना जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा साथियों? दंड और पुरस्कार से साथियों क्या होता है, उनके भय से प्रोत्साहन से कर्म से बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता रहता है। तो इसका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। तीसरा सवाल है हमारा, अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय कौन सा रहेगा। तो बालकों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, बालकों के आचरण पर भी अंक दिए जाए, अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों अनुशासन और समस्या के समाधान के लिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बालकों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि वो अनुशासन बनाए रखे। चौथा सवाल है साथियों, निम्न में से यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा संबंध होता है। शिक्षक को बालक के स्तर तक लाने से, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देने से, अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा, सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करने से। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा संबंध कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, यही बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा सा संबंध यहाँ पर बनेगा। पांचवा सवाल है साथियों, यहाँ पर बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करने से क्या लाभ होता है। तो अगर हम आंतरिक मूल्यांकन निरंतर कर रहे हैं तो ये शिक्षक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराता है, बालकों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाता है, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है, या इसमें शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहती है। तो बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करने का जो सीधा सा लाभ रहेगा साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है कि वो कितना लिख पा रहा है। छठा सवाल है साथियों, निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है। यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका वास्तविक लक्ष्य क्या होता है। पहला है कौशलों, आदतों और ज्ञान की प्राप्ति करना, उपाधि और प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्रदान करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य साथियों रहेगा उसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जीवन जीने का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना होगा, तभी आपको प्रगतिशील शिक्षा का सीधा सा लाभ मिलेगा। सातवां सवाल हमारा यहाँ पर है, सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। नवाचार कहा जाएगा, अन्वेषण कहा जाएगा, प्रयोग कहा जाएगा, या सुधार कहा जाएगा। ठीक है, अपने पुराने विचारों के स्थान पर जो नए विचारों को अपनाया जाता है उसे हम यहाँ पर नवाचार कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आठवां सवाल है, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होगा। ठीक है, तो अनुकरण में, अनुबंधन में, प्रदर्शन और भूल में, या अंतर्दृष्टि में। तो कौन सी अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, तो वो आपका रहेगा साथियों डी ऑप्शन, अंतर्दृष्टि, क्योंकि ये समझ पर आधारित है। तो यहाँ पर बालक का मस्तिष्क सबसे ज्यादा काम में आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, ये साइकोलॉजी का 9वां सवाल है। लिखा है इसमें कि एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। सबसे कमजोर बालकों से, औसत दर्जे के बालकों से, पढ़ाई में तेज बालकों से, या सभी बालकों से। आप किस तरह के बच्चों से ही प्रश्न पूछना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को ही प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि कमजोर को पूछेंगे या औसत वाले को पूछेंगे या तेज बालकों को पूछेंगे, ऐसा आप भेदभाव बिल्कुल ना करेंगे। यहाँ पर 10वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है, क्यों करना चाहिए। इससे क्या होता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है, मेधावी बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है,
बालकों की जिज्ञासा ये बढ़ाता है या बालकों के ध्यान को मूल विषय से दूर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ये पहला ही रहेगा कि जो धीमी गति से सीखने वाले छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी रहता है। तो ऑडियो विजुअल आपकी जो भी सामग्री होती है, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों 11वां सवाल हमारा यहाँ पर है, लिखा है निम्न में से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है कि ऊपरी साफ सज्जा, ठीक है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, कम दाम या उचित भाषा। अच्छी पाठ्य पुस्तक का जो गुण रहेगा साथियों, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि उपयुक्त उदाहरण के द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सके, यानी उदाहरण भी आपके उसमें उचित रहने चाहिए। 12वां सवाल है साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली मुख्य समस्या क्या रहती है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो मुख्य समस्याएं हम कहेंगे तो ये उपरोक्त सभी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेंगे। ये तीनों ही समस्या हर बार यहाँ पे देखी जाती है। 13वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि बालकों में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन का मतलब है कि कंटिन्यू हम मूल्यांकन करते रहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा साथियों, शिष्यों और अध्यापकों की कमजोरियों का यहाँ पर पता लगेगा। तो ये बिल्कुल सही है साथियों। छात्र अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, ये भी साथियों सही है। छात्रों को विशेषज्ञता तक स्तर तक पहुंचाना, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चार तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेंगे, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा 14वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि निम्न में से दैनिक मूल्यांकन का लाभ क्या रहेगा। तो यहाँ पर दैनिक मूल्यांकन के लाभ की बात करेंगे तो साथियों, बालकों का ध्यान केंद्रित करना, बालकों की तात्कालिक शैक्षणिक स्थिति का पता करना, कक्षा को अधिकाधिक तंग करना और शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना। तो दैनिक मूल्यांकन का तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा कि बालकों की तात्कालिक जो शैक्षिक स्थिति है उसका ही आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना कमजोर रहेगा। 15वां सवाल है साथ ही इसमें लिखा है कि बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें लिखा है कि परीक्षा में बालकों को पास करना, बालकों को अनुशासन प्रिय बनाना, बालकों की प्रतिभा का विकास करना या बालकों में सामाजिक भावना पैदा करना। तो अध्यापक का बच्चों के प्रति जो मुख्य लक्ष्य जो रहता है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा कि बालकों की प्रतिभा का विकास करना। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखो 16वां सवाल इसमें लिखा है कि जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से अगर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो कोई भी बालक अपनी इच्छा से जो कार्य करता है उसे हम या तो व्यक्तिगत प्रेरणा कहेंगे, सामाजिक प्रेरणा कहेंगे, आंतरिक प्रेरणा कहेंगे या सकारात्मक करेगा। तो अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो एक आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी, और दूसरे की इच्छा से कर रहा है तो वो आपका बाह्य प्रेरणा कहलाती है। साथियों 17वां सवाल हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर लगा है कि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में बालकों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगला है, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, ये भी सही है। शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, ये भी। तो यानी तीनों ही ऑप्शन है वो अनुशासन भंग होने की संभावना के कारण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन प्रश्नों से आपका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना स्कोर आपके हो रहा है। साथियों 18वें सवाल की अगर हम बात करेंगे, इसमें लिखा है कि मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है। तो यहाँ पर बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी रहेगी, जैसे सुरक्षा की आवश्यकता ये नहीं रहेगी, शारीरिक आवश्यकता है ये बिल्कुल सही रहेगी, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता ये नहीं रहेगी, और सम्मान की आवश्यकता ये भी नहीं रहेगी। यानी शारीरिक आवश्यकता है उसे जरूर रहेगी साथियों। प्राथमिक स्तर पर ये बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मैस्लो के अनुसार रहती है। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों। 19वां सवाल हमारा लिखा है कि विद्यालयी वातावरण में अधिगम का परिणाम है। तो यहाँ पर विद्यालयी वातावरण में अधिगम का जो परिणाम है वो कौन सा रहेगा, इसमें जैसे लिखा है कि साथियों शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारना, सही बात है साथियों। बालकों के छिपे गुण का विकसित करना, ये भी सही बात है। सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अधिगम उत्पन्न करना, ये भी सही है। यानी आपके तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगर विद्यालयी वातावरण में अधिगम का अच्छा परिणाम प्राप्त करना है तो ये तीनों ही आपको कमियां पूरी करनी होगी। अगला 20वां सवाल है, इसमें लिखा है कि किस अवस्था में किसी बालक में अधिगम की शुरुआत हो जाती है। यानी बालकों में अधिगम की शुरुआत कब हो जाती है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या इनमें से कोई नहीं। तो बालक में अधिगम की जो शुरुआत है साथियों शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। अगले सवाल की बात करेंगे साथियों, इसमें लिखा है कि निम्न में से समवेगों की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पर समवेगों विशेषता बाद में देखो, तीव्रता होती है, व्यापकता होती है, व्यक्तिकता होती है या ये सभी। तो समवेगों की तो ये तीनों ही विशेषताएं होती है। इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
अगले सवाल की बात करते हैं तो 22वां सवाल हमारा सीधा सा लिखा है, साथ ही इसमें लिखा है कि बालक में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। तो बालक के में चिंतन करने की प्रक्रिया पारिवारिक रहती है, शारीरिक रहती है, ज्ञानात्मक रहती है या क्रियात्मक रहती है। तो चिंतन करना एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया रहती है, साथ ही इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है हमारा 23वां सवाल, इसमें लिखा है शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है। यानी शिक्षण की प्रक्रिया जो भी होती है उसका पहला चरण कौन सा होगा। पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण साथियों पहले रहेगा कि पहले से योजना बनाना जरूरी होता है। अगले सवाल की बात करेंगे जो 24वां सवाल है कि लिखा है विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में किन गुणों का विकास आप कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आप जिन गुणों का विकास कर सकते हैं उसमें देखते हैं बालक के ज्ञान भंडार में आप वृद्धि कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण अधिगम बहुत सहायक होते हैं, सही बात है। शिक्षण और अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूलन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तीनों ही ऑप्शन है वो शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम में छात्रों के गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। अगला हमारा सवाल है 25वां, इसमें लिखा है साथियों के निम्न में से कौन सा जो बालक है वो बौद्धिक दृष्टि से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी बौद्धिक दृष्टि से क्या होता है, वो भिन्न होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, सृजनात्मक बालक, प्रतिभावान बालक या वांछित बालक। तो जो वांछित बालक होता है साथियों वो बौद्धिक दृष्टि से क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। 26वां सवाल है वो साइकोलॉजी का सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी जो समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं। यानी गणित संबंधी जो समस्या है उसे देखो हम डिस्फेजिया कहेंगे या डिससिमिलरी कहेंगे या डिसप्लेक्सिया कहेंगे या डिसकैलकुलिया कहेंगे। तो गणित में तो कैलकुलेशन की बात होती है तो इसको कैलकुलिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया ही कहेंगे गणित में आपका अगर पढ़ने में विकार है तो। अगला सवाल है 27वां, इसमें लिखा है कि आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है और उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप रोमन लिपि का करेंगे, ग्रीक लिपि का करेंगे, ब्रेल लिपि का करेंगे या हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पर अंधे बालक के लिए तो आपको पता है साथियों कि ब्रेल लिपि का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 28वां सवाल हमारा यहाँ पर है कि क्या है कि आपकी कक्षा का एक बालक कुपोषण से क्या है, ग्रसित है। तो इसका कारण क्या हो सकता है साथियों। भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात, खाने में अपर्याप्त भोजन, खाने में स्वच्छता की कमी या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कारण बिल्कुल सही रहेंगे, कुपोषण से संबंधित रहेंगे साथियों। अगर ये कमियां हैं तो वो छात्र है वो कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। तो अगला हमारा सवाल है यहाँ पर 29वां सवाल लिखा है साथियों, वे बालक जो अपनी बुद्धि और कल्पना से नवीन वस्तु का सर्जन या निर्माण करते हैं तो ऐसे बालक क्या कहलाते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि और कल्पना से नवीन वस्तु का अगर सृजना करते हैं तो वो साथियों सृजनात्मक बालक कहलाएंगे। इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसमें। आज का और अंतिम सवाल हमारा 30वां रहेगा साथियों, इसमें लिखा है कि नवीन और अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं। अंतर्दृष्टि कहेंगे, बुद्धिमत्ता कहेंगे, सृजनात्मकता कहेंगे या आचरण कहेंगे। तो तीसरे का जो सही जवाब रहेगा आपको उसे सृजनात्मक कहेंगे साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। तो साथियों यहाँ पर जो रीट परीक्षा है उस रीट परीक्षा के अंदर आपके 30% साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं, जो कि L1 के विद्यार्थी हो या आप L2 के हैं, दोनों के लिए क्या होता है साथियों, कॉमन पेपर होता है। और 27 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे साथियों। इस तरह के आप मॉडल पेपर्स जरूर निकालिए ताकि आपको ये अनुमान हो जाए कि हमारे कितने परसेंट सही हो रहे हैं, यानी अपनी तैयारी कैसे रह रही है साथियों। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 90 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आप अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो 82 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको राइट करने पड़ेंगे। यहाँ पे 82 क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट करने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पे पात्रता मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप करेंगे साथियों। भले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आप ऐसी रिस्क न उठाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को गलत कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।